कुछ सालों पहले की बात है। मुझे एक इमरजेंसी कॉल आता है। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 13 साल का जेसी नाम का लड़का सर पर चोट लगने से घायल होकर कोमा में चला गया था। इस बच्चे का चेकअप करने के लिए मुझे बुलाया गया था। पुलिस ने बताया जेसी जब 5 साल का था, इसके घर वालों ने उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए भेज दिया था। जेसी के पूरे परिवार का इतिहास ही सेक्सुअल अब्यूज, मानव तस्करी, वेश्या व्यवसाय और लैंगिक शोषण जैसे अनेक गुनाहों से भरा हुआ था। पुलिस ने इस बच्चे को उसके परिवार के बुरे साये से दूर कई फॉस्टर होम यानी पालन गृह में भेजा। अपने गुस्सेल और आक्रामक स्वभाव की वजह से वो कहीं टिक नहीं पाता था। इस चौथे फॉस्टर होम में वो 9 बच्चों के साथ रह रहा था। यहाँ की जबरदस्ती की कसरत, कुछ अनचाहा बोलने पर पिटाई, फ्रिज का खाने से मनाही, इससे वो तंग आ चुका था। गलती करने पर घर के बाहर सोने की सजा मिलती थी। फॉस्टर होम का मालिक अपने खुद के बच्चों को इन बच्चों के साथ सख्त पेश आने और उन पर रोब झाड़ने के लिए सिखाता था। इस भयानक कारागृह से भागने की कोशिश जेसी ने कई बार की थी, पर वो असफल रहा। इसीलिए उसके कपड़े और जूते रात को छुपा दिए जाते थे। एक बार ये बच्चा एक पुलिस ऑफिसर को शहर के चौक में अंडरवेयर में मिला। जेसी ने अपनी सारी समस्याएं अफसर को बताई, पर उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। उस रात भी उसे घर के बाहर भूखा सोने की सजा मिली। दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, भगवान क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। इसके बाद जेसी का बर्ताव थोड़ा बदल गया, मानो उसने फॉस्टर पेरेंट्स की एक भी बात न मानने की ठान ली थी। एक बार झगड़ा करते समय जेसी के फॉस्टर फादर ने उसे सीढ़ियों से धक्का मार दिया, जिससे वो कोमा में चला गया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं बचपन के आघात, चाइल्डहुड मेंटल ट्रॉमास। अगर आप भी अपने मेंटल ट्रॉमास को मिटाकर एक नया इंसान बनना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए एक नया भविष्य लिखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। I kindly request you to watch this video till the end and please subscribe to this channel. Let's demystify the secret knowledge with me, Mystic Mantra. What happened to you? ये पुस्तक ओपरा विनफ्रे, जो अमेरिका की सबसे चहेती और प्रसिद्ध टीवी होस्ट एंड एक्ट्रेस, और उनके सहायक डॉक्टर ब्रूस पेरी, जो एक विख्यात अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट है, इनके द्वारा लिखी गई है। ओपरा साउथ अफ्रीका में गरीब और होनहार लड़कियों के लिए स्कूल चलाती है। उनकी मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित विषयों पर चर्चा करने के हेतु ओपरा की मुलाकात डॉक्टर ब्रूस पेरी के साथ हुई थी। इस यात्रा के दौरान जिस असामान्य ज्ञान की उपलब्धि इन्हें हुई, उसी का संपूर्ण विश्लेषण इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक ने आते ही 2021 की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट को टॉप कर दिया। दुनिया में हर साल करीब 140 मिलियन यानी हर मिनट 250 बच्चों का जन्म होता है। पैदा होते वक्त किसी भी बच्चे के दिमाग में ये सवाल नहीं होता कि क्या मैं दुनिया के लायक हूँ, क्या लोग मुझे प्यार करेंगे, क्या मेरे लिए ये जगह सुरक्षित है। ये तो बस खुशी, शांति और परिपूर्णता के साथ यहाँ आते हैं। ओपरा कहती है, मैं भी इसी चिल एटीट्यूड के साथ अमेरिका के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। मेरी माँ एक नौकरानी थी जो अपने 3 बच्चों का पालन करने के लिए हफ्ते भर $50 के लिए काम करती थी। मैं जानती थी माँ के लिए मैं एक बोझ हूँ। कोई नहीं चाहता था मैं पैदा हूँ। मैं पूरी कोशिश करती थी मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो। माँ का प्यार और दुलार मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मैं अपने दादी के साथ रहती थी, जो एक सख्त और कठोर महिला थी। एक बार बचपन में मैं पानी के कुल्हड़ में हाथ डालकर खेल रही थी। दादी ने ये देखते ही मुझ पर कोड़े लगाए, जिससे मेरी पीठ पर छिलका निकल आया। मैंने नम आंखों से दूसरे कपड़े पहने और चर्च की तरफ चली गई, भगवान को कपड़े पर लगा हुआ खून का धब्बा दिखाने। दादी कहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें कोड़े लगाना पड़ता है। और कसम से दोस्तों, आज तक मैं एक भी ऐसी अफ्रीकन व्यक्ति से नहीं मिली जिसने कभी कोड़े न खाए हो। प्यार और चिंता की ये कौन सी भाषा है, मुझे कभी समझ नहीं आई, और ना ही मुझे मेरा बचपन पसंद है। मैंने अनेक चाइल्डहुड ड्रामास देखे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि ये क्या है और इसे कैसे निपटाया जाए। नेशनल सर्वे ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ ने कहा है कि अमेरिका के 18 वर्ष की आयु तक की लोक संख्या में 50% से भी ज्यादा बच्चे सीरियस चाइल्डहुड मेंटल ट्रॉमा से पीड़ित है। अगर इन मानसिक जख्मों से हर दिन खून बहता रहा तो जिंदगी पर इसके दाग पड़ेंगे ही। तब लोग इसे भरने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स, फूड एडिक्शन, पॉर्न, क्राइम। पर दोस्तों, मेरा विश्वास करो, इन्हें भरने के लिए हमें किसी की मदद चाहिए।
इनसे अपना खून, ऊर्जा और वक्त मत बहने दीजिए। लोग समझते हैं कि बच्चों के सामने झगड़े या गाली गलौज करने से उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो ये भूल जाते हैं कि मानवीय भावनाएं संसर्गजन्य होती है और बच्चे तो ऐसी भावनाओं की तरफ अति संवेदनशील होते हैं। ओपरा विनफ्रे के पॉपुलर टीवी शो में आए हुए फैमिली थेरेपिस्ट रॉबी एंड एम गैरी न्यूमैन ने कहा, बच्चों के लिए माता पिता दो अलग अलग शरीर नहीं होते बल्कि एक इंसान होते हैं। और जब माता पिता का तलाक होता है तो कई बच्चे इस घटना को किसी की मौत के तौर पर देखते हैं। बच्चों के लिए ये बस बिछड़ना नहीं होता, उनके अंदर कुछ टूट गया है ऐसा उन्हें लगता है। डॉक्टर ब्रूस पेरी जब अमेरिका के एक रेसिडेंशियल केयर सेंटर में कंसल्टेंट का काम करते थे, तब उनकी मुलाकात 14 साल के सैमुअल से हुई। वो 7 साल का था जब उसके माता पिता ने डाइवोर्स लिया। सैमुअल और उसके 4 भाई बहनों को चिल्ड्रन प्रोटेक्टिव सर्विसेज ने अलग अलग फॉस्टर होम्स में भेज दिया। अपने भाई बहनों को ढूंढने के चक्कर में अब तक सैमुअल 12 फॉस्टर होम से भाग चुका था, तो आखिर में उसे रेसिडेंशियल केयर सेंटर में रखा गया। उसकी दिमागी हालत को चेक करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने बस उसके भाई बहनों के साथ हर महीने मुलाकात और हर कुछ दिनों बाद फोन कॉल्स करने की अरेंजमेंट की। मैं जानता था हर हफ्ते में 45 मिनट का हो रहा ये सेशन उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता। ह्यूमन इंटरैक्शन, लोगों से बात करना हमारे दिमाग के लिए रिवॉर्डिंग होता है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें एहसास कराए, तुम पागल नहीं हो, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये तो बस तुम्हारे शरीर की रचना है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम स्वस्थ हो। मानसिक आघातों से पीड़ित बच्चे आक्रामक और क्रूर बनने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में बाल नोचना, हाथ काट लेना, सिर पीट लेना ये सब करते हैं। इस पर ओपरा विनफ्रे अपने साउथ अफ्रीकन स्कूल ओपरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी फॉर गर्ल्स की बच्चियों का अनुभव बताती है। ये बच्चियां साउथ अफ्रीका के गरीब और पीड़ित इलाकों से ढूंढकर यहाँ पढ़ने के लिए लाई गई है। यहाँ सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी कई बच्चे खुद को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, जैसे भूखा रहना, रात भर जागना, सिर पटक कर रोना, बिना बात के बुरा बर्ताव करना, गुस्सा होना। ये इनके लक्षण मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। इस पर डॉक्टर ब्रूस ओपरा को कहते हैं, कुछ बच्चों को चोट खाने से रिलैक्स फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी जख्मों को हील करने के लिए ओपियोइड और एंडोर्फिन जैसे पेन किलर्स का निर्माण करती है। अपने करंट मेंटल ट्रॉमा से कुछ देर के लिए ही सही छुट्टी मिलने का ये अनुभव उन्हें रिलीफ देता है और ये करने के लिए वो बार बार प्रवृत्त होते हैं। वयस्क लोगों में ड्रग्स के इंजेक्शन लेना, नस काट देना कुछ ऐसा ही प्रकार है। मानसिक क्षति से दूर भागने की ये माल अडेप्टिव प्रैक्टिसेस है। तो हिप्नोसिस, बीइंग इन द जोन, फ्लो स्टेट, गोइंग आउट इन नेचर, रीडिंग बुक्स, इसे डॉक्टर हेल्दी प्रैक्टिसेस कहते हैं। और रही बात आपके स्कूल की बच्चियों की, उन्हें पीटीएसडी की शिकायत है। इस पर ओपरा चौंक जाती है। ये कैसे संभव है? पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट? वो तो जवानों को होता है ना। किसी जंग में देखी गई बर्बरता और मानसिक त्रासदा के कारण उन्हें बाद में पीटीएसडी के लक्षण दिखाई देते हैं ना। डॉक्टर पेरी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पीटीएसडी किसी भी आयु में किसी को भी हो सकता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे पास अमेरिका के कोरियन वॉर वेटरन मिस्टर रोजमैन आते हैं। उन्हें पीटीएसडी की शिकायत थी। रोजमैन 24 साल की उम्र में कोरियन वॉर में गए थे और आज 50 साल की उम्र में उन्हें मेंटल ट्रॉमा से परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल की बैकफायरिंग और पटाखों की आवाज सुनकर वो झुकने लगते हैं, कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, मानो उन पर गोलियां चल रही हो। छोटी छोटी आवाजें सुनकर लड़खड़ाना, पसीना आना, रात को देर से सोना, हर जगह दक्ष रहना, ये उनके लक्षण थे। ट्रॉमा रिलेटेड इमेजेस, मेमोरीज, साउंड, टेस्ट, टच ऐसे पेशेंट्स को भूतकाल में फेंक देते हैं, इसलिए वो अजीब बर्ताव करते हैं। अब टायरा का उदाहरण सुनिए। इस 16 साल की बच्ची को जन्म से ही डायबिटीज था। अब तो वो खुद को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाना अच्छे से जानती थी। एक दिन उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटलाइज किया गया। जैसे तैसे करके डॉक्टर्स ने ये फिगर आउट किया कि अब उसके शरीर को कितने इंसुलिन की मात्रा की जरूरत है। पर ये क्या, हर कुछ घंटों बाद उसका इंसुलिन रेगुलेशन बिगड़ रहा था, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। कुछ घंटों पहले सही साबित हुआ इंसुलिन डोज अब शरीर की आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा हो रहा था। डॉक्टर्स को लगा टायरा चुपके से मीठा खा रही है या वो खुद से अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर रही है। जब ये मामला मुझ तक पहुंचा, मैंने उससे कुछ देर बात करने का सोचा। तब मुझे सब नॉर्मल ही लगा।
पर बार बार उसकी नजर उस खिड़की की तरफ जा रही थी जहां से सायरन की आवाजें आ रही थी। मैंने उसका हार्ट रेट चेक किया तो 128 बीट्स पर मिनट था, जो एक बेड में लेटी हुई बच्ची के लिए बहुत ज्यादा था। इस बारे में पूछताछ करने पर उसने ये बताया, 2 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलते वक्त उसकी करीबी दोस्त चक्कर आकर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहाँ उसे लेने एक एम्बुलेंस आई थी। वो आवाज और ये आवाजें पता नहीं क्यों मुझे परेशान कर देती है। हार्ट रेट अब 160 बीट्स पर मिनट हो गया था। तब मैंने टायरा को समझाया कि सायरन की आवाज सुनकर वो स्ट्रेस में आ रही है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्त्राव बढ़ाता है। इससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब अगर मुसीबत से लड़ना भी हो या दूर भागना हो, मसल्स को एनर्जी चाहिए। इसलिए ब्लड में शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है। इसीलिए वो तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा आज तुम्हारे जाने बिना भी शरीर का इंसुलिन रेगुलेशन कर रहा है। डॉक्टर्स ने उसे दूर एक कमरे में शिफ्ट किया जहां सायरन की आवाज ना पहुंचती हो, और सिर्फ 2 हफ्तों में वो तंदुरुस्त होकर अपने घर चली गई। डॉक्टर ब्रूस मिस्टर रोजमैन और टायरा दोनों के लक्षणों को पीटीएसडी के लक्षण कहते हैं। तो कुछ इस तरह ये इवोकेटिव क्यूज पीटीएसडी पेशेंट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। मैं अपने हर पेशेंट को मानवीय मस्तिष्क की संरचना के बारे में बताता हूँ, जिससे उन्हें मेंटल ट्रॉमाज, पीटीएसडी और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से लड़ने में आसानी जाती है। हमारा मस्तिष्क 4 स्तर में बनाया गया है, जिसे हम न्यूरो सीक्वेंसिंग कहते हैं। सबसे नीचे वाला है सीक्वेंस 1 या ब्रेन स्टेम, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है। मस्तिष्क का ये स्तर तब विकसित हुआ था जब हम भी जंगली हुआ करते थे। बस पेट भरना, जान बचाना और मारना, यही हमारा काम था। शरीर का तापमान, हृदय की गति नियंत्रित करना, सांस लेना और सबसे जरूरी सर्वाइवल, यही इसका काम है। ये स्तर जटिल नहीं, सिंपल होता है। इसलिए संशोधन करना, पजल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी इसके बस की बात नहीं। ये काम तो सीक्वेंस 4 यानी टॉप फ्लोर वाले का होता है, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। हमें कॉर्टेक्स का विकास हुआ, इसलिए तो हम स्मार्टेस्ट ह्यूमंस बन पाए। इसकी यूनिक डिजाइन की वजह से ही हमने लैंग्वेज, करेंसी, कल्चर और सिविलाइजेशन जैसी चीजों को ढूंढ के निकाला। हमारे लॉजिकल वैल्यूज और बिलीव्स इस ऊपर वाले कॉर्टेक्स में ही स्टोर किए जाते हैं। और इस सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 4 में सबसे बड़ा अंतर क्या है पता है? टाइम। जी हाँ, लोअर वाले ब्रेन को समय समझ नहीं आता। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसके लिए एक ही होता है, पर ऊपर वाले कॉर्टेक्स के लिए टाइम का पता लगाना और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के इवेंट्स को ऑर्डर में रखना जरूरी होता है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है: आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये अंग बाहरी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन ऊपर ब्रेन को भेजते हैं। तो जायज है कि सारी इंफॉर्मेशन पहले सीक्वेंस 1 में फिल्टर होगी, बाद में ऊपर जाएगी। जब ट्रॉमा रिलेटेड चाइल्डहुड बैड मेमोरीज यहाँ से पास होने लगती है, तो दिमाग में रेड अलार्म बजता है, क्योंकि इसे टाइम समझ नहीं आता। इसे लगता है कि सब कुछ अभी हो रहा है। इससे बॉडी का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इम्यून सिस्टम वीक होने लगती है। इसलिए तो मिस्टर रोजमैन को बैकफायरिंग की आवाज 30 साल पहले हुए कोरियन वॉर में ढकेल देती है, और टायरा को 2 हफ्ते पहले हुए पार्क इंसिडेंट में। पर जब हम किसी भी जानकारी को संयम से कॉर्टेक्स तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं, तो ये इसे रैशनली फिल्टर करता है, खतरे के स्तर और टाइमिंग को प्रैक्टिकली बताकर लॉजिकल डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो जब लोग आक्रामक बनते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर लोअर ब्रेन के हाथ में होती है। इसलिए हम सामान्यतः कुछ ऐसा बोल या कर देते हैं जिससे हमें बाद में पछतावा हो। हमारे दिमाग को सही से समझने पर हम उसे नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान पागल, बदतमीज या क्रूर नहीं होता। बस आपको उनसे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ये ना पूछकर व्हाट हैपेंड टू यू ये पूछना चाहिए। 20 साल पहले ट्रॉमा नाम की समस्या होती भी है, ये कोई नहीं जानता था, और आज ये नाम सबकी जुबान पर है। जब कोई बच्चा माँ की कोख में होता है, वो तभी से बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। माँ की चिंता, गुस्सा, दर्द और ड्रग्स, निकोटीन, अल्कोहल, बैड डाइट उस पर भी प्रभाव डालता है। बच्चा माँ के रिदम को अपना रिदम बना लेता है। जैसे माँ का हार्ट रेट मोस्टली 60 से 80 बीपीएम है, तो बच्चा इसे अडॉप्ट कर लेता है। जब ये रिदम ज्यादा या कम होता है, तो बच्चा भी लॉस ऑफ रिदम चला जाता है, जिससे उसे असुरक्षित महसूस होता है। जन्म के बाद पहले 9 महीनों तक बच्चों के न्यूरॉन्स खतरनाक तेजी से बढ़ रहे होते हैं। मतलब हर सेकंड 20,000 न्यूरॉन्स तैयार होते हैं।
तो एडल्ट्स में एक दिन में 7,000। पहले 2 साल के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस बच्चों के दिमाग पर गहरा इंप्रेशन डालते हैं, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग में हर समय बाहरी दुनिया का पर्सनल कैटलॉग बना रहे होते हैं। तो अगर कोई मानसिक हानि हुई तो घटना का समय, उस व्यक्ति का चेहरा, आवाज की तीव्रता, उसका रंग, कपड़े, हाव भाव, बैकग्राउंड इमेजेस एंड साउंड्स उसकी दिमागी कोड बुक में हमेशा के लिए नोट कर दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों से आंख मिलाना, त्वचा से त्वचा का स्पर्श करना, आवाज छोटी रखना, प्यार से बोलना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें ये भरोसा मिले तुम जहाँ पैदा हुए हो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोग अगली पीढ़ी को बस जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि हमारे फियर्स, रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज और बायसनेस भी पास ऑन करते हैं। वैसे लैंग्वेज का भी कोई जीन नहीं होता, ये तो हमें लोग सिखाते हैं। जैसे बच्चा चाइनीज घर में चाइनीज और इंग्लिश घर में इंग्लिश बोलता है, पर अगर आप हर 15 मिनट बाद दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उससे बात कर रहे हो तो वो एक भी भाषा नहीं सीख पाएगा। वैसे ही छोटे छोटे मेंटल चैलेंजेस दिमाग सह सकता है, पर ट्रॉमा दिमाग की ताकत को कमजोर कर देता है। बच्चों को नॉवेल्टी यानी नवीनता से डर होता है, इसलिए नए नए लोग सामने आने पर वो रोने लगते हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो वो पहले से जानते हो। इसे लॉ ऑफ फेमिलियरिटी कहते हैं। इंसान परिचित चीजें, व्यक्ति और विचारों की तरफ झुकाव रखता है, तभी वो सुरक्षित महसूस करता है। मेरी एक महिला दोस्त रंग से सफेद और सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला थी। अफ्रीका के गरीब पीड़ित इलाकों में जाकर वैक्सीन बांटने का नेक काम वो कर रही थी, पर गांव के लोग उसे संभ्रम से देखते और बच्चे उसे देखते ही रोना शुरू कर देते, क्योंकि ऐसे लोग उनके लिए परिचित नहीं थे। तो दिमाग नएपन को डेंजर समझता है। ये देखकर वो मायूस होती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो अच्छे दोस्त बनते गए और सफेद रंग के प्रति उनका बर्ताव बदल गया। हमारे लॉजिकल बिलीव्स और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले वैल्यूज कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। जो लोग रंग, रूप और जाति पाति से गाली देने और मारने पर उतर आते हैं, अपना कॉर्टेक्स बंद करके लोअर ब्रेन से एक्सेस हो रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं आपके स्कूल के बच्चियों की। उन्हें पीटीएसडी के लक्षण लॉ ऑफ फेमिलियरिटी की वजह से दिखाई दिए। कई बच्चे ऐसे पीड़ित और गरीब इलाकों से आए हैं जहां एक पलंग पर 6 लोग सोते थे। अचानक से आसपास इनफ फूड, लव, सपोर्ट, हेल्प देखकर इनका दिमाग इस एकदम परफेक्ट वाले नएपन को देखकर परेशान होता है। इन्हें फिर से कुछ फेमिलियर चाहिए। अपने बैड मेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से वो कुछ ऐसा बोल या कर देते हैं जिससे लोग दूर चले जाए, जैसे अराजकता, उथल पुथल, शोर शराबा, भूख। इन चीजों को दिमाग फिर से पाने की कोशिश करता है और शारीरिक नियंत्रण खो देता है। इसीलिए तो कई लोग अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, और बना भी लेते हैं तो निभा नहीं पाते। सैमुअल तो आपको याद ही होगा, जिसके माता पिता ने तलाक लिया था। भाई बहनों से फिर से जुड़ने पर वो 3 साल तक अच्छा जा रहा था, पर एक नई कक्षा में आते ही उसका बर्ताव अचानक से आक्रामक हो गया। उसने 2 बार अपने टीचर पर फिजिकल अटैक किया। मैं उसके शिक्षक और दोस्तों से मिला, मुझे सब ठीक लगा। सैमुअल के बायोलॉजिकल फादर उसे मिलने कभी कभी सेंटर आया करते थे। मैंने उन्हें कुछ दिन दूर से देखा। उनमें मुश्किल से 2-3 लाइंस का संवाद होता था। उसके पिता के शरीर से सिगारेट, अल्कोहल और ओल्ड स्पाइस परफ्यूम की गंध आ रही थी। मैंने सहजता से टीचर के उनके परफ्यूम के बारे में पूछा तो उन्होंने यही नाम लिया और बताया कि ये गंध ही उसके ट्रॉमा को ट्रिगर कर रही है। टीचर ने परफ्यूम चेंज करने की सलाह मान ली और सैमुअल से अपना व्यवहार सौम्य रखा, और आज उन दोनों में इतनी बनती है कि वो उनका चहीता विद्यार्थी है। जैसे भी आपको याद होगा, अरे वो कोमा वाला लड़का, वो कोमा में होते हुए भी जब मैंने उसे उसके क्रूर फॉस्टर फादर और बायोलॉजिकल फादर के शर्ट सूंघने दिए, उसके हार्ट बीट 100 से ऊपर गए और उसने करहाने की आवाज की। जरा सोचिए, ये इवोक्टिव क्यूज जब टीनेजर्स और एडल्ट्स पर ऐसा परिणाम करते हैं तो बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन पर इसका क्या असर होता होगा। कोमा से बाहर आने पर पता चला कि जैसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज भूल गया है। अब वो एक फॉस्टर होम में नहीं, सोशल सर्विस सेंटर में रहता है, जहां उसका सभी के साथ बर्ताव सामान्य और स्नेहपूर्ण है। ओपरा कहती है, जब मैं फेमस और अमीर हुई, मेरी माँ की रुचि मुझ में बढ़ने लगी, पर मुझे उनकी तरफ कोई लगाव नहीं था। उनके आखिरी दिनों में मैंने उनसे कहा, माँ, मैंने तुम्हें माफ किया वो माँ ना बनने के लिए जो मैं तुम्हें चाहती थी। शायद तुम्हें भी किसी का प्यार या दुल्हन नहीं मिला होगा। हो सकता है कि तुम्हें भी इस प्यार की कभी भूख थी, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि आगे कैसे दिया जाए। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम जानती थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब मैं तुम्हें इस शर्मिंदगी के साथ नहीं मरता देखना चाहती कि तुम एक बुरी माँ हो। नवंबर 2018 को मेरी माँ वर्निटा ली का देहांत हुआ
और मुझे खुशी है कि मैं ये सब उन्हें कह पाई। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे मानसिक आघातों से लड़कर बनी हूँ, जिन्होंने मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक विजडम दिया। मैंने उनसे सीखा, खुद को मजबूत बनाया, लोगों से रिश्ते बनाए और उनकी सहायता ली। सो माय डियर व्यूअर्स, टुडेज मंत्र इज proximity, connectedness, love, affection and human interaction are our core requirements. Those people who are unfortunate to get this are more prone to addictions. That's it for today. Thank you for listening. If you like this video, please hit that thumbs up and comment me below. See you in the next. Jai Hind.